नमस्कार। डीडी न्यूज पर संसद समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सबसे पहले खबर देखते हैं लोकसभा से। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि देश में उर्वरक का पर्याप्त भंडार है और इसे लेकर अफरा तफरी की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने प्रश्नकाल में कहा, मैं सरकार की तरफ से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक उर्वरक का सवाल है तो सरकार ने इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री ने कहा, मैंने कल ही सभी कृषि मंत्रियों से बात की है और सबसे कहा है कि जो अफरा तफरी पैदा की जा रही है उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त भंडार है और किसानों को जितनी खाद की जरूरत होगी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि देश में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। तो संसद समाचार में बाकी के समाचार हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वजह से कैंसर इतना भयावह रूप लेता जा रहा है। आजकल डिटेक्शन बेटर। एक सर्जन जो कि यहाँ बैठा है और 5000 किलोमीटर दूर एक सर्जरी कर सकता है। रोबोट में क्या है कि पेशेंट के ऊपर रोबोट होता है, रोबोट की आर्म होती है, 4 आर्म, वो अंदर एब्डोमेन में होती है और सर्जन वहाँ नहीं बैठता। सर्जन ऐसे में जैसे यहाँ बैठा हुआ दूर एक कोने में ओटी में ही बैठता है। कौन कौन से कैंसर को टेली सर्जरी के जरिए ऑपरेट किया गया है, ट्रीट किया गया है? कैंसर की बात करें तो मैं आपको वो कहूँगा कि यूरो कैंसर में किडनी रिमूवल, पार्शियल नेफ्रेक्टमी, ब्लैडर रिमूवल, प्रोस्टेट, इन सब में यूज हो चुकी है। कुछ कर गुजरने का हौसला, जेनजी की ताकत, स्टार्टअप की नई उड़ान, युवा जोश और नई सोच के साथ बदलते भारत की नई तस्वीर देखिए हमारे साथ नेक्स्ट जेन भारत हर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है। ब्रेक के बाद लोकसभा से समाचार हम देख रहे हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में कहा कि देश में उर्वरक का पर्याप्त भंडार है और उसे लेकर अफरा तफरी की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने प्रश्नकाल में कहा कि मैं सरकार की तरफ से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक उर्वरक का सवाल है तो सरकार ने इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री ने कहा, मैंने कल ही सभी कृषि मंत्रियों से बात की है और सबसे कहा है कि जो अफरा तफरी पैदा की जा रही है उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त भंडार है और किसानों को जितनी खाद की जरूरत होगी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि जॉर्डन, सऊदी अरब और कई अन्य देशों के साथ दीर्घकालिक समझौते किए जा रहे हैं ताकि उर्वरक के लिए जरूरी सामग्री का आयात किया जा सके। जेपी नड्डा ने कहा कि यूरिया का उत्पादन बढ़ाया गया है। पिछले 10 सालों में यूरिया का उत्पादन 230 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 315 लाख मीट्रिक टन हो गया है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने के प्रावधान वाले 3 विधेयकों पर विचार करने वाली संसदीय समिति को रिपोर्ट देने के लिए आगामी मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक का समय दिया गया है। समिति की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने शुक्रवार को लोकसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 के संबंध में कार्यकाल विस्तार का यह प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूर कर लिया। इससे पहले 31 सदस्यीय संयुक्त समिति को तीनों विधेयकों पर विचार करने के लिए बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक का समय दिया गया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने गत मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। लोकसभा में शुक्रवार को शून्यकाल में अनेक सदस्यों ने लोक महत्व के विभिन्न विषय उठाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की 28 जनवरी को विमान हादसे में हुई मौत के मामले में सरकार से पारदर्शी तरीके से जांच की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि उनके चचेरे भाई अजित पवार की विमान हादसे में मृत्यु की घटना को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन उनके भतीजे रोहित पवार को प्राथमिकी दर्ज कराने में इतनी मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा, रोहित पवार को प्राथमिकी दर्ज कराने में बहुत मुश्किल हो रही है। इस देश के उप मुख्यमंत्री की दुर्घटना के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने में इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आम आदमी को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा।
सुप्रिया सुले ने इस मामले में पारदर्शी तरीके से जांच की मांग दोहराते हुए कहा कि दुर्घटना में मृत सभी लोगों को न्याय मिलना जरूरी है। पवार 28 जनवरी की सुबह मुंबई से बारामती जा रहे थे, किंतु उतरते समय उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुर्घटना के समय विमान में अजित पवार समेत कुल 5 लोग सवार थे। कानपुर से लोकसभा सदस्य रमेश अवस्थी ने गणेश शंकर विद्यार्थी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। रमेश अवस्थी ने कहा कि 1931 में सांप्रदायिक दंगों के दौरान शहीद हुए विद्यार्थी के शहादत स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाए, उनकी स्मृति में एक वाटिका बनाई जाए और प्रताप अखबार को फिर से शुरू किया जाए। रमेश अवस्थी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा और संसद परिसर में विद्यार्थी की प्रतिमा स्थापित करने की भी मांग की। शून्यकाल में समाजवादी पार्टी के रमाशंकर राजभर ने उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में पिछले कुछ वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं होने का दावा करते हुए सरकार से मांग की कि अन्य प्रदेशों की तरह उत्तर प्रदेश में भी शिक्षण संस्थानों में जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने गत दिनों पंजाब में एक अधिकारी की आत्महत्या के मामले में राज्य सरकार के एक मंत्री पर लगे आरोपों का हवाला देते हुए गृहमंत्री अमित शाह से मांग की कि वो इस मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने का अपना वादा पूरा करें। हरसिमरत कौर ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पंजाब स्टेट वेयरिंग हाउस कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी ने गत 21 मार्च को आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि अधिकारी ने एक वीडियो में राज्य सरकार के एक मंत्री पर दबाव बनाने और उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले संसद में यह मुद्दा उठा था और गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि पंजाब के सांसद पत्र लिखकर दे दें तो वो सीबीआई को जांच का आदेश दे देंगे। हरसिमरत कौर ने दावा किया कि राज्य के 5 सांसदों ने इस संबंध में पत्र लिखा है, लेकिन कांग्रेस के सांसदों ने नहीं लिखा है और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के सदस्य तो ऐसा करने से रहे। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री को सीबीआई जांच कराने के अपने वादे को पूरा करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को लोकसभा में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक में संसद की एक समिति की सिफारिशों को शामिल किया गया है। कांग्रेस के सांसद के काव्या और जी के पडवी ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। पडवी ने सरकार से विधेयक को प्रवर समिति या संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजने का आग्रह किया। तो वहीं जितिन प्रसाद ने कहा कि विधेयक पर समिति में विस्तृत विचार विमर्श किया गया है और इसमें केवल छोटे अपराधों को ही अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। मंत्री ने कहा कि यह विधेयक छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और जुर्माने और दंड को अपराध के अनुरूप संशोधित करने तथा अपीलीय प्राधिकरणों की स्थापना जैसे उपाय लागू कर व्यापार एवं जीवन में सुगमता को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा इसमें 23 मंत्रालयों द्वारा शासित 79 केंद्रीय कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है, यानी कि कुल 784 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से पूछा कि संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में विधेयक भेजे जाने के बाद क्या दोबारा उसे उसी समिति को भेजा जा सकता है। तो रिजिजू ने कहा ऐसा आज तक हुआ नहीं और ऐसा नियम में भी नहीं है तथा ऐसा उदाहरण भी नहीं है। तो जितिन प्रसाद ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया है कि विधेयक के प्रावधान कैद की जगह जुर्माने का प्रावधान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि विधेयक केवल छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले वर्ष 18 मार्च को जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया था, जिसे संसदीय समितियों को भेजा गया था। सदन में शून्यकाल लंबे समय तक चला और अनेक सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों के तथा लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। आम आदमी पार्टी के सांसद मालविंदर सिंह कंग ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि शादी के समय लड़कों के डोप टेस्ट और चिकित्सा जांच को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाया जाए। लोकसभा में शुक्रवार को दिवाला और शोधन अक्षमता संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा फिर से शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर देश की अर्थव्यवस्था के बारे में गलत दावे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा एक वक्त था जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऋण फोन पर दिला दिया करते थे। बैंक इतने खस्ताहाल हो गए थे कि उनकी रिकवरी दर 5% से लेकर मात्र 20% तक ही थी। रनौत ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियां यानी एनपीए 11.5% थी, जो मार्च 2025 में घटकर 2.25% रह गई। भाजपा के जगदम्बिका पाल ने भी रनौत की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि जैसा कि कंगना ने कहा, एक फोन बैंकिंग चल रहा था, फोन किया जाता था और उसी पर लोन मिल जाता था। तो भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देश छोड़कर भागने वाले सारे कारोबारियों ने 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के दौरान बैंकों से कर्ज लिया था। दुबे ने कहा कि भले ही ये लोग देश छोड़कर एनडीए सरकार में गए हों, लेकिन उन्हें कर्ज तो यूपीए के समय दिया गया था। तो कंग ने कहा कि आज हमारे समाज में तलाक और घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जब नया रिश्ता जुड़ता है तो लड़की के बारे में बहुत जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन लड़कों को लेकर उतनी जांच पड़ताल होती नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वो नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा परियोजना वाले क्षेत्र की मस्जिदों और दूसरे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का विश्वास दिलाए। नदवी संसद के निकट स्थित जामा मस्जिद के इमाम भी हैं। तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना वाले क्षेत्रों में 5 मस्जिद हैं। इस बारे में सरकार ने अदालत में कहा था कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा लुटियंस इलाके में कई मस्जिद, गुरुद्वारे, मंदिर और गिरजाघर हैं, जिनमें कई ऐतिहासिक धरोहर भी हैं। नदवी ने कहा कि सरकार को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में आने वाले धार्मिक स्थल सुरक्षित रहेंगे। तो भाजपा की सांसद हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में पर्यटकों का आगमन बढ़ाने को लेकर
मथुरा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार से एक विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने शून्यकाल में कहा कि वृंदावन में पर्यटकों का आगमन काफी बढ़ गया है और जेवर यानी कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन शुरू होने के बाद इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मथुरा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में ही शामिल करने का भी आग्रह किया। अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गाव ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव होने का आरोप लगाते हुए सरकार से इस संबंध में बेज बरुआ समिति की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करने या इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए कानून बनाने की मांग की। अरुणाचल पूर्व से संसदीय क्षेत्र से भाजपा के तापिर गाव ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि देश भर में पूर्वोत्तर के लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव और उनकी उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती हैं। उन्होंने हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दिल्ली में उत्तर पूर्व के राज्यों के युवक युवतियों के उत्पीड़न की कुछ घटनाओं का हवाला भी दिया। गाव ने इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार से मांग की। नीदो तानिया की हत्या के मामले में बनाई गई बेज बरुआ समिति की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू किया जाए या सरकार इसके लिए कानून भी ला सकती है। तो वहीं पंजाब से कांग्रेस के सदस्य अमर सिंह ने अपने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब होने का दावा करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के रास्ते पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से मादक पदार्थ और हथियार पहुंचाए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में गैंगस्टर सक्रिय हो गए हैं, व्यापारियों की हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। सिंह ने मांग की कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर पंजाब में शांति स्थापित करनी चाहिए। वहीं शिवसेना के सदस्य रविंद्र वाइकर ने महाराष्ट्र में समुद्र तटीय क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से तस्करों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। राजसमंद से भाजपा की सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने सहारा समूह की निवेश योजना में पूंजी लगाने वाले निवेशकों का धन लौटाए जाने की मांग सरकार से की। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने शून्यकाल में केंद्र सरकार से आग्रह किया कि ईसाई और इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले आदिवासियों का अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा खत्म किया जाए। दुबे ने उच्चतम न्यायालय के एक हालिया आदेश का हवाला भी दिया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी भी अन्य धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। लोकसभा में शुक्रवार को दिवाला और शोधन क्षमता संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा फिर से शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर देश की अर्थव्यवस्था के बारे में गलत दावे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, एक वक्त था जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऋण फोन पर दिला दिया करते थे। बैंक इतने खस्ताहाल हो गए थे कि उनकी रिकवरी दर 5% से लेकर मात्र 20% तक ही थी। रनौत ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियां यानी कि एनपीए 11.5% थीं, जो मार्च 2025 में घटकर 2.25% रह गईं। भाजपा के जगदम्बिका पाल ने भी रनौत की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि जैसा कि कंगना ने कहा कि एक फ़ोन बैंकिंग चल रहा था, फ़ोन किया जाता था और उसी पर लोन मिल जाते थे। तो भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देश छोड़कर भागने वाले सारे कारोबारियों ने 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के दौरान बैंकों से कर्ज लिया था। दुबे ने कहा कि भले ही ये लोग देश छोड़कर एनडीए सरकार में गए, लेकिन उन्हें ये कर्ज तो यूपीए के समय ही दिया गया था। और अब बात राज्यसभा की। संसद ने शुक्रवार को आम बजट 2026-27 को मंजूरी दे दी तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आसमान के छूने के मद्देनजर 2 टूक शब्दों में कहा कि भारत में लॉकडाउन की कोई गुंजाइश नहीं है तथा इसे लेकर गलतफहमी नहीं फैलाई जानी चाहिए। राज्यसभा ने वित्त मंत्री के जवाब के बाद वित्त विधेयक 2026-27 को ध्वनिमत से लौटा दिया। इसी के साथ उच्च सदन ने अनुदान की अनुपूरक मांगों और उससे जुड़े विनियोग विधेयक को भी ध्वनिमत से लौटा दिया। लोकसभा इनको पहले ही मंजूरी दे चुकी है। राज्यसभा में वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश को विकसित बनाने और 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने यह प्रश्न किया था कि पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद कर घटाए जाने के बाद सरकार 2026 वित्त वर्ष में 4.3% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को कैसे हासिल करेगी। इसी का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के कुल राजस्व में उत्पाद शुल्क से होने वाले राजस्व का योगदान करीब 10% होता है। सीतारमण ने कहा कि अतिरिक्त साधनों को जुटाना, विकास को बढ़ावा देने वाले व्यय को प्राथमिकता देना, कल्याणकारी व्यय को बेहतर तरीके से लक्षित करना तथा राजकोषीय कामकाज में अधिक पारदर्शिता रखना सरकार की महत्वपूर्ण पहचान रही है। उन्होंने कहा कि इसका पालन करते हुए सरकार राजकोषीय रुख को कायम रख पाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि गैर कर राजस्व के माध्यम से अधिक कोष एकत्र करके भी इसकी भरपाई कर ली जाएगी। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि सरकार इस स्थिति का सामना कर लेगी क्योंकि हम काफी सतर्क हैं। उन्होंने ध्यान दिलाया कि विश्व भर में पश्चिम एशिया संकट के बाद विभिन्न देशों में तेल के दाम 30 से लेकर 50% तक बढ़ गए। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में रूस एवं यूक्रेन के बाद कच्चे तेल एवं उर्वरकों के दामों पर जबरदस्त दबाव
पड़ रहा है। तो वित्त मंत्री ने कहा किंतु सरकार की सारी नीतियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वाक्य मार्गदर्शक साबित हो रहा है कि हमारे नागरिक पर बोझ नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें पेट्रोल पर लगने वाले उत्पाद कर को 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर लगने वाले 10 रुपए प्रति लीटर को शून्य कर दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि इसका परिणाम यह है कि भारत में पेट्रोल एवं डीजल के दाम अपरिवर्तित बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद है कि कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय दामों में होने वाले उतार चढ़ाव और उसकी आपूर्ति में अनियमितता के प्रभावों से देश में आम आदमी को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत में जो तेल शोधक कंपनी तेल शोधन के बाद बाहर भेज रही है उन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने पाकिस्तान आदि पड़ोसी देशों में पेट्रोल एवं डीजल के बढ़ते दामों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कुछ नेता इस बात को लेकर गलतफहमी फैला रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा भारत में लॉकडाउन की कोई गुंजाइश नहीं है। यह गलतफहमी फैलाना नेताओं को छोड़ना चाहिए। लॉकडाउन पाकिस्तान में हो रहा है, भारत में नहीं। उन्होंने सरकार द्वारा गरीबों पर अधिक कर लगाने और अमीरों को इसमें राहत देने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चाहे परोक्ष करों की बात हो या फिर जीएसटी की बात हो, किसी में भी अमीर या गरीब के बीच भेदभाव नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने लोकसभा में 1 फरवरी को आम बजट पेश किया था और उसी के साथ संसद में बजट पारित होने की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। आज वित्त विधेयक पारित होने के साथ ये प्रक्रिया संपन्न होगी। इससे पहले वित्त विधेयक पर चर्चा में भाजपा के सांसद संजय सेठ ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए काफी पहले से ही जो कदम उठाए थे उसी के कारण आज देश तेल संकट झेल पा रहा है तथा डीजल एवं पेट्रोल पर उत्पाद कर घटाकर उपभोक्ताओं पर कोई बोझ नहीं डाला गया है। सेठ ने कहा एक समय भारत विश्व की 5 कमजोर अर्थव्यवस्था में गिना जाता था और आज यह सबसे तेज आर्थिक विकास करने वाला बन गया है। उन्होंने कहा कि आज विश्व जिस अनिश्चितता से गुजर रहा है और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ऊर्जा संकट पैदा हो गया है, ऐसे में वित्त विधेयक आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने सरकार पर अमेरिका के सामने झुकने और व्यापार समझौता करने का आरोप लगाया तथा प्रश्न किया कि भारत का किसान प्रतिस्पर्धा में कैसे टिक पाएगा। वित्त विधेयक का विरोध करते हुए गोहिल ने कहा इसमें कोई नई बात नहीं है, बस आंकड़ों के साथ मामूली छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया जहां वर्ष दर आयकर की दर बढ़ी वहीं निगमित कर में कमी हुई है, यानी कि अमीर को कम कर देना पड़ रहा है और आम आदमी पर ज्यादा कर लगाया जा रहा है। गोयल ने कहा कि सरकार को कहीं भी किसान या गरीब नहीं दिखाई देता है तथा वित्त विधेयक में महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले ने दावा किया कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के कारण सरकार पेट्रोल एवं डीजल के दामों में वृद्धि नहीं कर रही है तथा 29 अप्रैल के बाद इनके दाम बढ़ा दिए जाएंगे। गोखले ने कहा सरकार पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। उन्होंने प्रश्न किया कि पिछले 4 सालों से जब कच्चे तेल के दाम कम थे तो क्या सरकार ने आम उपभोक्ता को उसका लाभ पहुंचाया था। तो चर्चा में भाजपा के डॉक्टर सिकंदर कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर फौजिया खान, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, टीडीपी के मस्तान राव बीघा यादव, आम आदमी पार्टी के सदस्य अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआरसीपी के एस निरंजन रेड्डी, सपा के रामजीलाल सुमन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य चौधरी मोहम्मद रमजान, बीआरएस सदस्य के.आर. सुरेश रेड्डी, सीपीएम सदस्य वी शिवदासन, अन्नाद्रमुक के एम थमीदुरई, बीजेड के मानस रंजन मंगराज आदि ने भी भाग लिया। इसके बाद सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के डॉक्टर सिकंदर कुमार, तेजवीर सिंह, सुभाष बारलाल, कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल, बीजेड के निरंजन कुमार बिशी ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए और फिर सदन की बैठक सोमवार 30 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन इससे पहले राज्यसभा में सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर शून्यकाल हुआ, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के सांसद संजय यादव ने पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते हुए एयरलाइनों और निजी सेवा प्रदाताओं पर संकट के समय दामों में वृद्धि कर मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया तथा सरकार को इस प्रवृत्ति पर सख्त कार्रवाई करने की सरकार से मांग की। यादव ने प्रधानमंत्री के नारे का उल्लेख करते हुए कहा हम सभी आपदा में अवसर का नारा याद रखते हैं, लेकिन आज ये नारा खतरनाक रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर से दिल्ली का हवाई किराया सामान्यतः 6,000 से 8,000 रुपये के बीच होता है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भयभीत पर्यटकों के शहर छोड़ने की कोशिश के दौरान ये किराया 60,000 से लेकर 80,000 रुपये तक पहुंच गया। यादव ने कहा यह कोई एकल घटना नहीं है, बल्कि ये बार बार दोहराई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान डायनेमिक प्राइसिंग के नाम पर टिकटों के दाम कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं। राशन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, एम्बुलेंस सेवाएं दरें बढ़ा देती हैं और ऐप आधारित कैब एग्रीगेटर सामान्य किराए से 5-6 गुना अधिक तक वसूली करते हैं। उन्होंने कहा जितना ज्यादा डर उतनी ज्यादा ठगी। सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा ऐसे समय में सरकार कहाँ होती है, उसका क्या रख है। उन्होंने सरकार से अपील की कि संकट के समय वो जनता के साथ खड़ी हो, पीछे नहीं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बच्चों और युवाओं में बढ़ती डिजिटल लत का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि इसके चलते हर साल लगभग 20,000 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस संकट समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग भी की। तृणमूल सदस्य ने यह भी उल्लेख किया कि 68 देशों ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। ओब्रायन ने कहा कि अत्यधिक स्क्रीन समय नींद को बाधित करता है, चिंता के खतरे को बढ़ाता है और मूड में जल्दी बदलाव का कारण बनता है। उन्होंने समस्या के जैविक पहलू को समझाते हुए कहा कि स्क्रीन के उपयोग से डोपामाइन में वृद्धि होती है, जिससे मस्तिष्क को त्वरित रिवॉर्ड सिग्नल मिलता है और यह व्यवहार मजबूत होकर डिजिटल लत का रूप ले लेता है।
ओबराय ने व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए और सरकार से मांग की कि मोबाइल फोन या स्क्रीन के ज़रूरत के अनुसार उपयोग को बढ़ावा देना, ऑफलाइन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य तथा डिजिटल एडिक्शन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर व्यापक संवाद शुरू किया जाए। उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम रेरा और दिवाला कानूनों में व्यापक संशोधनों की मांग करते हुए कहा कि देश भर में हजारों घर खरीदारों ने अपनी जीवन भर की बचत खर्च कर दी, लेकिन अब तक उन्हें फ्लैट नहीं मिले, जबकि बिल्डर दिवालिया घोषित होकर जवाबदेही से बच निकलते हैं। वाजपेयी ने कहा कि केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम रेरा लागू किया और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया तथा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे संस्थान स्थापित किए, लेकिन विशेषकर उत्तर प्रदेश में इसका क्रियान्वयन अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में रेरा का क्रियान्वयन पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है, हजारों परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं और कई बिल्डर खुद को दिवालिया घोषित कर कानूनी जवाबदेही से बच गए। सांसद ने कहा कि कई मामलों में फ्लैट बनने के बावजूद बिल्डरों ने सरकारी बकाया नहीं चुकाया, जिससे पंजीकरण अटक गए हैं और खरीदारों को कानूनी स्वामित्व नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा गलती बिल्डर करता है और सजा आम नागरिक को मिलती है। वाजपेयी ने मांग की कि दिवाला कानून में संशोधन कर ऐसा प्रावधान कर दिया जाए कि बिल्डर के दिवालिया घोषित होने पर उसकी व्यक्तिगत संपत्तियां जब्त की जा सकें और गहन जांच के बाद कड़ी सजा भी दी जाए। उन्होंने सरकार से रियल एस्टेट तथा रेरा कानूनों में संशोधन कर लाखों पीड़ित खरीदारों को न्याय दिलाने की अपील की। भाजपा के महाराजा संजाओबा लेशंबा ने देश के अग्रणी रंगकर्मियों में शामिल रतन थियम को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की। लेशंबा ने थियम को मणिपुर का एक महान सांस्कृतिक आइकॉन बताया, जिनकी चर्चित प्रस्तुतियां चक्रव्यूह, अंधा युग और ऋतु संहारम ने भारतीय रंगमंच को वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि थियम को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। मणिपुर के इस महान सपूत और भारत के श्रेष्ठ सांस्कृतिक दूतों में से एक को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मणिपुर के प्रख्यात नाटककार, रंगमंच निर्देशक और शिक्षक थियम का 23 जुलाई 2025 को निधन हो गया था। भाजपा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़े केंद्रीय कानून की मांग करते हुए कहा कि यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है और आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान पर इसका असर पड़ रहा है। सांसद ने आरोप लगाया कि आदिवासी समुदाय की पहचान सनातन धर्म की संस्कृति और परंपराओं में निहित है, लेकिन इस समुदाय को डर, दबाव और धमकी, रोजगार, चिकित्सा और शिक्षा के प्रलोभन, नशा, अंधविश्वास और भ्रामक जानकारी, अशिक्षा और गरीबी तथा फर्जी विवाह जैसे माध्यमों से निशाना बनाया जा रहा है। चुराए गए वाहनों का विभिन्न अपराधों में इस्तेमाल करने तथा सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी का सक्रियता से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मित्तल ने मांग की कि 50 सीसी से अधिक क्षमता वाले हर वाहन में जीपीएस अनिवार्य हो, उसे निर्माण के समय ही वाहन में लगा देना चाहिए और यह जीपीएस टैंपर प्रूफ होना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि हर वाहन में एक डैश कैम हो जो गाड़ी के अंदर और बाहर का वीडियो बनाए और 15 दिन तक रिकॉर्ड भी रखे। इससे रोड रेज और लापरवाही पर अंकुश लगेगा। जब गाड़ी गवाह बन जाएगी तो सच्चाई छिप नहीं पाएगी। भाजपा के संजय सेठ ने देश की बढ़ती आबादी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया की सबसे अधिक आबादी है, जो कई समस्याओं की वजह भी है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार की बेहतरीन योजनाओं का लाभ भी आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। शहर अपनी क्षमता से बाहर जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि छोटा परिवार रखना भी देशभक्ति की ही निशानी है। उन्होंने मांग की कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाएं ताकि परिवार छोटा रहे। छोटे परिवार वालों को कर में छूट दी जाए और अन्य राहत भी उन्हें मिले। आबादी कम रहने पर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने दावा किया कि देश में भाषण, टीवी कार्यक्रम तथा अन्य माध्यमों से लगातार नफरत फैलाई जा रही है और इसका निशाना अल्पसंख्यक हैं। शून्यकाल में ही भाजपा के नरहरि अमीन, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत और आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत सिंह साहनी, बीजू जनता दल के सांसद सुभाषीष खूंटिया, मनोनीत सदस्य पीटी उषा तथा नदरमो के एम थम्बीदुरई ने भी आसन की अनुमति से अपने अपने मुद्दे उठाए। तो आज के संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।